भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की निंदा की है। बुरहान वानी की तारीफ करने पर नवाज शरीफ की भी निंदा की गई है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने ट्वीट कर कहा कि पाकिस्तान की सरकार लश्कर-ए-तैयबा के कहने पर चल रही है। बागले ने 1 साल पहले मारे गए आतंकी बुरहान वानी की तारीफ करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की भी निंदा की। गोपाल बागले ने ट्वीट कर कहा कि पहले पाक विदेश मंत्रालय ने गाई लश्कर की धुन, फिर पाक थल सेनाध्यक्ष द्वारा बुरहान वानी का गुणगान, आतंक को पाक समर्थन की कड़ी निंदा जरूरी। पाकिस्तान बुरहान के एनकाउंटर के 1 साल पूरा होने पर कश्मीर में आतंक फैलाना चाहता था। भारतीय सुरक्षा बलों की कड़ी चौकसी की वजह से कश्मीर में कल कोई बड़ी वारदात नहीं हो सकी। भारतीय सुरक्षा बलों ने इस साल 94 आतंकियों को मार गिराया है। गोपाल बागले ने ट्विटर पर भी ये लिखा है कि पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ और पाक सेना प्रमुख ने आतंकी बुरहान वानी को श्रद्धांजलि दी और उसकी तारीफ में कसीदे पढ़े। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर को 1 साल पूरा होने पर उसे श्रद्धांजलि दी और आतंकी को शहीद बताते हुए कहा कि बुरहान ने कश्मीर में आजादी की लड़ाई में नई जान फूंकी। नवाज के अलावा पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी आतंकी बुरहान की तारीफ की। नवाज शरीफ और पाक आर्मी चीफ की इस हरकत का भारत में कड़ा विरोध हो रहा है। आरजेडी ने कहा है कि पाकिस्तान की आवाम को अब अपने हाथ में बागडोर लेना होगा। कांग्रेस ने भी पाकिस्तान की निंदा की है। पाकिस्तान को खुद सोचना चाहिए, वहाँ के आवाम को, कि जिना और लियाकत के पाकिस्तान से आप हाफिज सईद के पाकिस्तान में तब्दील हो गए हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स आपके राष्ट्र की नीतियां और प्राथमिकताएं तय कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये एक ऐसा वक्त है ऐतिहासिक, पाकिस्तान के अवाम को चीजों को अपने हाथ में लेना होगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लीडरों ने अगर ये सब किया है, ये कंडेमनेबल है और हमें कोई हैरत भी नहीं है कि अगर उन्होंने, हमें तो उम्मीद है उनसे तो यही काम करेंगे और पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि वो लोग टेररिज्म के साथ खड़े हैं। ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, कि पाकिस्तान के लिए शांति का रास्ता नहीं उन्हें उसे एडॉप्ट करना है, पर आतंक के रास्ते पे वो जाना चाहते हैं। हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बुरहान वानी 8 जुलाई 2016 को एनकाउंटर में मारा गया था। बुरहान की मौत पर पाकिस्तान ने मातम मनाया था। 8 जुलाई को काला दिवस मनाया था। पाकिस्तान की संसद ने बुरहान वानी को शहीद का दर्जा देकर श्रद्धांजलि दी थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी नवाज शरीफ ने बुरहान को आजादी का सिपाही बताया था। आतंकवादियों की पनाहगार बन चुका पाकिस्तान एक आतंकवादी को हीरो मानता है। इस हरकत से पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। दार्जिलिंग में हिंसा और आगजनी का दौर जारी है। पोखरी बोंग इलाके में पुलिस कैंप पर हमला किया गया। वहीं ममता बनर्जी ने कल जीजेएम से बातचीत की कोशिश की थी, लेकिन जीजेएम ने बातचीत से इनकार कर दिया है। उधर पश्चिम बंगाल के बसीरहाट में फैली हिंसा पर हैदराबाद के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने भड़काऊ बयान दिया है। हैदराबाद के गोशमहल सीट से विधायक राजा सिंह ने एक भड़काऊ वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में टी राजा सिंह पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को एकजुट होने और गुजरात के हिंदुओं जैसा जवाब देने की बात कहते दिख रहे हैं। मेरे भाइयों, 2002 में जिस प्रकार से गुजरात में जो हिंदुओं को जिन्होंने मारा था, गुजरात में जो हुआ था आप सबको याद है। गुजरात में कैसा हिंदुओं को सुरक्षित करके, संगठित करके उन सभी सांप्रदायिक दंगे करने वालों को गुजरात के हिंदुओं ने जो जवाब दिया था, आज उसी तरह से बंगाल के हिंदुओं को जवाब देने की आवश्यकता है। अगर हिंदू सुरक्षित रहना है तो आप लोगों को संगठित एवं जागरूक होने की आवश्यकता है। अगर आप लोग जागरूक नहीं होंगे, जिस प्रकार से कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया, उसी प्रकार से बंगाल से हिंदुओं को भगाकर बांग्लादेश जैसा एक राज्य ये लोग बना देंगे। बीजेपी विधायक के इस भड़काऊ अपील पर सियासी प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के 3 लीडर वहां पहुंचकर तहकीक के नाम पर जाकर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। इस तरह के लीडर, जैसे अभी आपने बताया राजा नाम के जिस लीडर ने बयान दिया है, बहुत ही शर्मनाक है। तो इससे तो साबित हो जाता है कि बंगाल में जो भी उपद्रव हो रहा है
वो बीजेपी करा रही है। इससे यही स्पष्ट होता है, ये सब काम वो लोग करते हैं, अफवाह फैलाना, सांप्रदायिक तनाव पैदा करना और उससे ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। मेरा मानना है कि मेरी प्रतिक्रिया से ज्यादा प्रधानमंत्री जी की प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो राजा सिंह कहाँ फिट बैठते हैं। एक तरफ आग लगी हुई है, लोग शांति बहाली की अपील कर रहे हैं, आवाम की छोटी छोटी कमीचियां, दूरियां खत्म करने में लगी हैं, और एक तरफ ये इंसान है जो इस तरह के आग लगाने वाले भड़काऊ बयान दे रहा है। इस साल अप्रैल में रामनवमी के जश्न के दौरान अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का विरोध करने वालों का सिर कलम कर देने की धमकी दी। पिछले साल सितंबर में बकरीद पर गाय, बछड़े और बैल काटने पर मुसलमानों को अंजाम भुगतने की धमकी दी। दिसंबर 2016 में कहा था उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बीफ पार्टी हुई तो हैदराबाद को दादरी बना देंगे। टी राजा ने गुजरात के ऊना में दलितों की पिटाई करने वालों का भी समर्थन किया था। भड़काऊ बयान को लेकर टी राजा सिंह पर कई केसेस चल रहे हैं, लेकिन विवादों में बने रहने के लिए भड़काऊ बयानों से बाज नहीं आ रहे हैं विधायक। भ्रष्टाचार के केस में लालू यादव और उनके परिवार की मुश्किलें अब भी बढ़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में कल हुई 7 घंटे की मैराथन पूछताछ में ईडी के हाथ कई अहम सबूत लगे हैं। इन सबूतों की पड़ताल के बाद ईडी मीसा भारती और उनके पति को जल्दी दोबारा पूछताछ के लिए बुला सकती है। लड़ाई तो हम लड़ेंगे, लीगल लड़ाई अपनी जगह, लेकिन पॉलिटिकली आपको हम यह आश्वस्त करना चाहते हैं भाजपा के मित्रों को, अगर आप ये सोचते हैं कि विपक्ष के स्वर को कुंद करने का ये आपने नया तरीका विकसित किया है, ये चलेगा नहीं। भ्रष्टाचार के मामले में मोदी सरकार कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, ये संदेश पूरे देश में गया है। और मैं समझता हूं कि ईडी, इनकम टैक्स, चाहे सीबीआई जो भी काम कर रही है वो स्वतंत्र है काम करने के लिए। नेचुरली उनके पास जानकारी होगी, नहीं तो ईडी क्यों करते हैं। और उनको पता है कि कोई नाजायज़ तरीके से कुछ हुआ है तो वो ये कोर्ट जा सकते हैं। तो इनका कोई आरोप ऐसा है लालू यादव के परिवार को, तो उनको कोर्ट में जाकर इसकी चुनौती देनी चाहिए। पटना में आज लालू यादव के घर पर जबरदस्त हलचल है। सुबह से ही नेताओं का आना जाना जारी है। लालू यादव ने इस बीच सोनिया गांधी से फोन पर बातचीत की है। कल सुबह 10 बजे लालू यादव ने पटना में अपने आवास पर पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। वहीं नालंदा में 3 दिन के स्वास्थ्य लाभ के बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पटना लौट चुके हैं। पार्टी की बैठक बुलाई है। सूत्रों का कहना है कि जेडीयू की बैठक में महागठबंधन को लेकर आगे की रणनीति पर विचार होगा। काहे आप झगड़ा लगाना चाहते हैं जेडीयू में? आरजेडी कांग्रेस आपके साथ पूरी तरह कांग्रेस के साथ जेडीयू बात करे ना, जेडीयू सरकार का मुखिया है, वो बताएंगे ना। इसीलिए मेरी समझ से है ये लोग लड़ेंगे, आपसी बात करेंगे अंदरूनी, और सरकार किसी न किसी रूप में चलाएंगे, इसमें हमको कोई शक नहीं लगता। बिहार विधानसभा में आरजेडी विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव हैं। जमीन घोटालों के आरोप में सीबीआई ने तेजस्वी यादव के खिलाफ केस दर्ज किया है। बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग कर रही है। माना जा रहा है कि अगर तेजस्वी यादव इस्तीफा दे देते हैं तो इस एक वार से विरोधी भी चुप हो जाएंगे और महागठबंधन सरकार भी सुचारू रूप से चलती है। उधर दार्जिलिंग में हिंसा और आगजनी का दौर अभी भी जारी है। पोखरीबोंग इलाके में पुलिस कैंप पर हमला किया गया। कुछ अज्ञात लोगों ने पोखरीबोंग में पुलिस थाने पर हमला किया, जिसमें 8 पुलिस वाले घायल हो गए। पुलिस का दावा है कि जीजेएम के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। कुर्सियोंग में एसडीओ दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। दफ्तर को आग लगाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस वक्त रहते वहां पहुंच गई। टॉय ट्रेन के स्टेशन पर भी तोड़फोड़ की गई। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ दिनाजपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बंद रखा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दुकानों को जबरन बंद कराया और सड़क पर निकली गाड़ियों को भी रोक दिया। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। इस दौरान स्टेट ट्रांसपोर्ट की 2 बस और एक ट्रक में भी तोड़फोड़ की गई। बीजेपी समर्थकों पर तोड़फोड़ का आरोप लगा है। दिल्ली में भी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थकों ने राजघाट से लेकर जंतर मंतर तक मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने अलग गोरखालैंड की मांग की। कल ममता बनर्जी ने केंद्र पर मदद नहीं करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से राजनीति तेज हो गई है। एनसीपी ने कहा है कि केंद्र को मदद करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी बंगाल में दंगे कराना चाहती है। वहीं बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हालात खराब करने का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार को समझना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल भी भारत का ही हिस्सा है, चाहे वहाँ पे सांप्रदायिक हिंसा हो या दार्जिलिंग का आंदोलन हो। सभी परिस्थितियों में केंद्र को, राज्य सरकार को सहयोग करना चाहिए। देखिए, बंगाल के अंदर
भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस काम में लगी हुई है कि वहाँ दंगे भड़काए जाए और वहाँ की सरकार को कमज़ोर करके वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। मैं समझता हूँ कि बीजेपी की यह साजिश किसी भी हालत में कामयाब नहीं है। See, the situation in Darjeeling has escalated primarily due to the attitude of the West Bengal state government. वहीं पिछले कई दिनों से हिंसा से जूझ रहे नॉर्थ 24 परगना में धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। आज कई जगह दुकानें खुली और लोग सड़कों पर टहलते नजर आए। दार्जिलिंग में हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं। सोनादा और कुर्सियोंग में सेना तैनात की गई है। हिंसा में अब तक 6 प्रदर्शनकारियों और 1 कमांडेंट की मौत हो चुकी है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा अलग गोरखालैंड बनाने की मांग कर रहा है। ममता बनर्जी ने कल जीजेएम से बातचीत की कोशिश की थी, लेकिन जीजेएम ने बातचीत से इनकार कर दिया। जुनैद हत्याकांड के मुख्य आरोपी की आज कोर्ट में आज उन्हें पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। जुनैद हत्याकांड का मुख्य आरोपी महाराष्ट्र के धुले से गिरफ्तार कर लिया गया है। जीआरपी ने बताया कि पुलिस को आरोपी के धुले में छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने योजना बनाकर आरोपी को धर दबोचा। आरोपी पलवल का रहने वाला है और दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। इस मामले में फरीदाबाद पुलिस ने 5 आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया था। पुलिस की जांच से अब तक ये साफ हो चुका है कि उस दिन बीफ को लेकर कोई विवाद नहीं था। अब तक की जांच में बीफ को लेकर कोई बात सामने नहीं आई है। झगड़ा सीट को लेकर हुआ था और उसी की वजह से जुनैद की हत्या की गई थी। पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी ने वारदात को कबूल कर लिया है। इसी आरोपी के पास चाकू था जिससे जुनैद की हत्या की गई। हालांकि वारदात में इस्तेमाल चाकू अभी तक बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने बताया कि सारा विवाद सीट को लेकर हुआ था, बीफ को लेकर नहीं। इसकी उम्र लगभग 30 साल है और ये दिल्ली में किसी संस्थान में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। अब तक की पूछताछ में उसने जुनैद को और उसके भाइयों को चाकू मारने की वारदात को स्वीकार किया है। बीफ की जो बात है, जो मीडिया में पहले भी आई है, इस तरह की बात अभी तक किसी अभियुक्त की पूछताछ में और किसी भी इवन कंप्लेनेंट ने भी जो पुलिस को स्टेटमेंट दिया उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जुनैद के परिवार वाले आरोपी के लिए फांसी की सजा मांग रहे हैं। अभी तो कुछ इंसाफ मिला नहीं है। पुलिस ने पकड़ लिया है आरोपी, तो उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसको मैं तो कहूँगा फांसी का हुक्म होना चाहिए। सरकार से यही कहूँगा जहाँ तक हो सके कड़ी से कड़ी फांसी होनी चाहिए उसको, क्या आगे से लोगों को नसीहत हो जाए, कोई लोग किसी को ना मार पाए, ऐसे ना जाए किसी को ना सताए। सबके छानबीन होके और जो हत्या करना में शरीक हैं उनके लिए ज़्यादा सख्त सजा, और सजा तो सबको ही होनी चाहिए जितने लोग वहाँ हैं। 22 जून को 16 साल के जुनैद की चलते ट्रेन में चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। जुनैद फरीदाबाद के बल्लभगढ़ का रहने वाला था। पुलिस इस मामले में दिल्ली सरकार के कर्मचारी समेत 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। रेलवे और फरीदाबाद पुलिस टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में फरीदाबाद की जिला अदालत में 11 जुलाई को अगली सुनवाई है। यूपी के हापुड़ में एक दुकानदार से सरेआम मारपीट हुई। बदमाशों ने डंडे और लोहे की रॉड से दुकानदार को पीटा। यूपी के हापुड़ में मारपीट की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ बदमाशों ने एक कारोबारी को डंडे और लोहे की रॉड से पीटा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बदमाश सड़क पर गिरे एक व्यक्ति को बुरी तरह डंडे और लोहे की रॉड से मार रहे हैं। आपसी विवाद में घनश्याम नाम के दुकानदार को कुछ लोगों ने सरेआम सड़क पर बुरी तरह पीटा। अमित नाम के एक व्यक्ति और उसके साथियों पर मारपीट का आरोप है। मारपीट में घनश्याम को गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित का आरोप है कि सीसीटीवी फुटेज और दबंगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित परिवार न्याय की आस में थाने के चक्कर लगा रहा है। मैं जी अपनी कमेटी देने गया था चंडी मंदिर पे, वहाँ से मारा था तो मुझे 2 जनों ने पकड़ा। पहले उन्होंने मुझे पकड़ा, फिर अमित नाम का मुझे खींच के ले गया और 2 जने और आए। वो क्या नाम है, लोहे की राड है, सरिये,
वो मेरे पे बजाए हैं। और देखो कितनी बुरी तरह मारा है, कितनी हड्डियां टूटी है मेरे हस्बैंड। पुलिस से शिकायत की, पुलिस ने क्या शिकायत की, पुलिस ने इतना ढीला काम करा है, 24 घंटे मेरे आदमी को ट्रीटमेंट भी नहीं मिला सही से। 30 जून को घनश्याम और अमित का विवाद हुआ था। आरोप है कि 4 जुलाई को अमित और उसके साथियों ने घनश्याम पर घात लगाकर हमला किया। पुलिस ने सिर्फ शिकायत दर्ज की, लेकिन एफआईआर नहीं। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस मामले में सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद पुलिस ने अब तक कार्रवाई नहीं की। हरियाणा के गुरुग्राम में नेपाल की रहने वाली एक युवती से छेड़खानी का मामला सामने आया है। गुरुग्राम में एक बार फिर छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। इस बार एमजी रोड पर बने क्लब में युवती के साथ छेड़छाड़ की गई और उसके दोस्त को क्लब के अंदर ही मारा पीटा गया। दरअसल देर रात करीब 12:30 बजे गुरुग्राम के एमजी रोड पर जेएमडी मॉल के इलाइट क्लब में नेपाल की रहने वाली एक लड़की अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए आई थी। आरोप है कि क्लब में मौजूद एक व्यक्ति ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की और अश्लील हरकत की। लड़की के दोस्तों ने जब इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। इसके बाद लड़की तुरंत क्लब से बाहर आई और सुरक्षा में तैनात खड़ी पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया। लड़की के दोस्त ने आरोप लगाया है कि उसके साथ भी मारपीट की गई। जो एक्यूज्ड है उसको पूछताछ के लिए हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है। इसके ऊपर आज मुझे 4-5 बाउंसरों ने मिलकर मारा है, साथ में रिश्वत भी ली थी उन्होंने एक भी। पुलिस वाले खड़े हैं, क्या कर रहे हैं पुलिस वाले खड़े हैं सामने। पुलिस वाले से बोल रहा हूँ, बोल रहे अपने मेरे बड़े मालिक के पास जाइए, तो इसलिए ये क्यों खड़े हैं यहाँ पे, आप बताइए सर। 11 जून 2017 एमजी रोड पर क्लब के बाहर शराबी ने छेड़छाड़ की, लड़की ने शराबी को पीटा। 16 जून 2017 गुरुग्राम में 2 लड़कियों से 5 लोगों ने छेड़छाड़ की, आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। 26 मई 2017 सोहना चौक पर पूर्वोत्तर की महिला से छेड़छाड़ की गई, किसी ने महिला की मदद नहीं की। नोएडा एक्सप्रेसवे पर सटोरिये जो है रेस का सट्टा लगाते हैं, लेकिन ये रेस गाड़ियों के बीच नहीं, गाड़ियों की तेज रफ्तार के बीच घोड़े की रेस पर लगता है। लाखों रुपए खर्च कर नोएडा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार गाड़ियों पर लगाम लगाने के लिए हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन रफ्तार पर किस तरह से नजर रखी जा रही है, तस्वीरें आपके सामने हैं। एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच घोड़े की रेस। हैरान कर देने वाली ये घटना आज सुबह करीब 7 बजे की है। ग्रेटर नोएडा के परी चौक से नोएडा के महामाया फ्लाईओवर तक रेस का सट्टा लगाया गया था। नियम कानूनों की किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई, तस्वीरें आपके सामने हैं। करीब 20 से 25 किलोमीटर तक घोड़े की रेस हुई। आगे घोड़ा, साइड में और पीछे बाइक, ऑटो और कार में सवार लोग भी थे। किसी भी वक्त हादसा हो सकता था, लेकिन ना किसी पुलिस वाले ने इसे रोकने की कोशिश की, ना ही कैमरा कंट्रोल रूम में बैठे निगरानी करने वाले स्टाफ ने। सूत्रों के मुताबिक घोड़ों की रेस जो लोग लगाते हैं वो हार जीत पर बड़ा सट्टा करते हैं। नोएडा से आगरा तक जाने वाले एक्सप्रेसवे पर आए दिन हादसे होते हैं। इस एक्सप्रेसवे पर हर साल 250 से ज्यादा सड़क हादसे होते हैं, जिनमें करीब 125 लोगों की मौत होती है। एक्सप्रेसवे पर हादसों के पीछे की बड़ी वजह गाड़ियों की बेलगाम रफ्तार है। रफ्तार पर कंट्रोल करने के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 24 किलोमीटर तक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया था। इस सिस्टम के तहत 3 कैमरे लगाए गए हैं। इनकी मदद से फिक्स्ड स्पीड से चलने वाली गाड़ियों की नंबर प्लेट को देखकर चालान किया जाता है। पूरे देश में आज गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और अपने गुरुओं को याद किया जा रहा है। गुरु के प्रति श्रद्धा दिखाते हुए शिरडी में एक साईं भक्त ने साईं बाबा के चरणों में 2 किलो सोने से बनी पादुका भेंट की है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर शिरडी में साईं बाबा के दरबार में लाखों लोग पहुंचे हैं। मुंबई के दादर में साईं मंदिर में सुबह से भक्तों की भीड़ जमा है। सबकी इच्छा पूरी हो, हमारी भी उसके पीछे। पूर्णिमा का खास दिन है आज और आप साईं बाबा मंदिर में हैं, क्या मनोकामना? शिरडी में हम जा नहीं सकते तो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ गए। सब ठीक ठाक हो जाए, ये सब शांति से। दिल्ली के साईं मंदिर में भी गुरु पूर्णिमा पर खास तैयारियां की गई हैं। हजारों श्रद्धालु सुबह से ही साईं के दर्शन का लाभ ले रहे हैं। मान्यता है कि आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से बड़ा पुण्य मिलता है। वाराणसी में आज लाखों भक्तों की भीड़ जमा है। साईं मंदिर में भी लोगों ने पूजा की और आशीर्वाद लिया। सबसे हैरान करने वाली तस्वीर मथुरा से आई।
गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गोवर्धन में करोड़ों की संख्या में लोग परिक्रमा लगाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर पहुंच रहे हैं। भारी संख्या में लोग ट्रेनों की छतों पर भी यात्रा करते हैं। हर साल आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। मान्यता है कि सबसे पहले ये परंपरा गुरु वेद व्यास के आश्रम से शुरू हुई, तभी इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। भारतीय परंपरा में गुरु को गोविंद यानी भगवान से भी ऊंचा माना गया है, इसलिए आज के दिन गुरु की पूजा का विशेष दिन होता है। हिंदू परंपरा के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के चरणों में सिर झुकाकर उनके प्रति आभार व्यक्त करने का दिन होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिरडी के साईं मंदिर में करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है। पिछले साल पूर्णिमा पर्व पर दौरान 3 करोड़ रुपए, 3.5 करोड़ रुपए लगभग उसका दान मिला था। तो फास्ट एंड फैक्ट्स में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी न्यूज़।